दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम ब्लड। इससे पहले हमने कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र तीनों बहुत ही अच्छे से पढ़े थे। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, वो है ब्लड। दोस्तों, ब्लड के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले ब्लड के उपनामों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ब्लड के उपनाम कौन कौन से हैं, ब्लड को क्या क्या कहा जाता है। दोस्तों, ब्लड को रक्त कहा जाता है, नंबर एक बात। दोस्तों, ब्लड को रुधिर भी कहा जाता है। और दोस्तों, हम गांव में कहते हैं वो ब्लड को खून भी कहते हैं। दोस्तों, ये खून भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ब्लड को रक्त कहा जाता है, रुधिर कहा जाता है, खून कहा जाता है। अब बात यह आती है दोस्तों कि ब्लड होता क्या है या ब्लड क्या है। आपको जब एग्जाम देने जाओगे या एग्जाम दे के आए होंगे, अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिला भी होगा कि ब्लड क्या है, तो ऑप्शन में आपको एक लाइन जरूर मिलेगी। वो क्या है? वो तो मिलेगी, या तो मिलेगी आपको कि ब्लड एक प्रकार का ऊतक है। क्या मिलेगा? एक प्रकार का ऊतक है, एक प्रकार का ऊतक है। अगर ये लाइन नहीं मिलती है आपको, तो आपको मिलेगी दोस्तों कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब बात आती है दोस्तों, ये तो नॉर्मल सबको पता है कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है या ब्लड एक प्रकार का ऊतक है, लेकिन इसका मतलब होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पर तीन शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक है तरल, एक है संयोजी और एक है ऊतक। इनका मतलब क्या है? दोस्तों, अगर मैं तरल की बात करूं तो ब्लड में जो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, इसमें तरल का मतलब क्या है? आपने देखा होगा दोस्तों, जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। इस कारण दोस्तों इसमें तरल शब्द को उपयोग किया गया है। बात क्लियर है? ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें जो तरल शब्द है वो किस लिए आया है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ब्लड है हमारा, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर तरल शब्द का उपयोग लिया गया है। बात क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट संयोजी की, कि यहाँ पे जो संयोजी शब्द है वो क्यों आया है। दोस्तों, संयोजी शब्द का मतलब है कि ब्लड है ना, हमारा हमारा जो ब्लड है, ब्लड ये शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखता है। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर के प्रत्येक पार्ट में ब्लड उपस्थित होता है, और ये ब्लड दोस्तों विभिन्न अंगों को जोड़कर रखता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इस संयोजी शब्द का उपयोग किया गया है। अब बात आती है ऊतक की, कि ऊतक होता क्या है। दोस्तों, जब आप ब्लड की स्ट्रक्चर पढ़ोगे, संरचना पढ़ोगे, उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि हमारे ब्लड में छोटी छोटी बहुत सारी कोशिका पाई जाती है। और आपको पता भी होगा कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, वो होती है कोशिका। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों? कोशिका होती है। जब दोस्तों कोशिकाओं का जो समूह बन जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं एक जगह पे मिल जाती है दोस्तों, तो दोस्तों क्या बना लेती है? ऊतक बना लेती है। क्या बना लेती है दोस्तों? ऊतक। तो कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीन शब्दों का मतलब क्या है। इस कारण दोस्तों ब्लड हमारा एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों डायरेक्ट कि ब्लड क्या है। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्लड क्या है। तो दोस्तों आपको सिर्फ इस बात का आंसर देना है कि ब्लड एक प्रकार का ऊतक है। अगर ये आपको ऑप्शन में लाइन नहीं मिलती तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। दोस्तों दोनों लाइनों में से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एग्जाम की दृष्टि से ये लाइन याद होना जरूरी है कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी
उत्तक है। तरल का मैंने मतलब बताया कि तरल शब्द को उपयोग क्यों लिया गया है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ब्लड होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। संयोजी शब्द को उपयोग क्यों लिया गया था है दोस्तों, इसलिए लिया गया है क्योंकि जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखता है। उत्तक क्यों लिया गया है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो ब्लड की जब हम संरचना पढ़ेंगे उसमें दोस्तों बहुत जो ब्लड की संरचना में आपको दिखाई देगा कि ब्लड में बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है। और दोस्तों जब कोशिकाओं का जब समूह जब बहुत सारी कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है दोस्तों, तो उत्तक का निर्माण कर लेती है। इसलिए दोस्तों ब्लड एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ये इसकी डेफिनेशन है। इस तरीके से ब्लड को समझाया गया है विज्ञान में। बात क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी अपने भाई है बंधु है जो पढ़ने वाले हैं सबको बता दो कि रोज़ चैनल पर बायोलॉजी स्टार्ट हो रही है और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। शाम को 7 बजे टेस्ट मिलता है दोस्तों। आप जुड़िए हमारे साथ, विश्वास करके देखिए, आपको ज़रूर फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है कोशिका। वो क्या होती है, कोशिका। कोशिका मान लीजिए इस तरीके से इस कोशिका की संरचना होती है। मान लीजिए कोशिका है, ठीक है। जब बहुत सारी कोशिका दोस्तों छोटे छोटे रूपों में जब बहुत सारी कोशिका एकत्रित हो जाती है, जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती है दोस्तों तो किसका निर्माण करती है दोस्तों, जब बहुत सारी कोशिका मिल जाती है तो उत्तक का निर्माण करती है। तो ये क्या है, उत्तक है। इसी तरीके से दोस्तों जब बहुत सारे उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और दोस्तों अंग मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर के दोस्तों शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का। तो ध्यान रखना शरीर का निर्माण किस तरीके से होता है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों वो होती है कोशिका। जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिल जाती है तो उत्तक का निर्माण करती है दोस्तों। और जब उत्तक मिल जाते हैं बहुत सारे तो अंगों का निर्माण होता है, और अंगों की सहायता से अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र की सहायता से दोस्तों हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। बात क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। देखिए दोस्तों अब मैं बताऊंगा, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया कि ब्लड क्या है। आपका आंसर था ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक क्यों है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि ब्लड से ही संबंधित है। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, होता क्या है कि विज्ञान ने क्या है कि जैसे कि हमें तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना है, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। तो विज्ञान ने तंत्रिका तंत्र के अध्ययन से संबंधित एक अलग ब्रांच बना दी। हमें हृदय के बारे में दोस्तों अलग से अध्ययन करना है, तो दोस्तों विज्ञान ने क्या किया, हृदय के बारे में एक अलग से ब्रांच बना दी। उसी तरीके से दोस्तों हमें ब्लड के बारे में अलग से जांच करनी है, अलग से अध्ययन करना है, तो ब्लड की अलग ब्रांच बना दी। इसलिए दोस्तों इस विज्ञान ने अलग अलग पार्टों की, शरीर के अलग अलग पार्टों की, या मानव की या फिर विभिन्न शाखाओं की अलग अलग शाखा बना दी। और दोस्तों उन अलग अलग शाखाओं में उन चीज़ों का अध्ययन करवाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है वो यह है कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हिपेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है न्यूरोलॉजी, ऑप्शन नंबर जो सी है वो है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है वो है दोस्तों हेमेटोलॉजी। अब दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आप दे सकते हो कमेंट में किसका राइट आंसर क्या है। तो ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हेमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है ब्लड का अध्ययन। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या था, ब्लड क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो आप कहोगे हेमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है।
अब दोस्तों उसके अलावा हमें विज्ञान की 3 शाखाएं और दी हुई है ऑप्शन में। नंबर 1 हिपेटोलॉजी, नंबर बी न्यूरोलॉजी और नंबर सी कार्डियोलॉजी। तो हमें इन तीनों शब्दों के बारे में जानकारी भी होना अति आवश्यक है। कहीं ना कहीं हमारे ये विज्ञान की तीनों शाखाएं काम आने वाली है। हो सकता है आपको एग्जाम में भी मिल सकती है, इसलिए दोस्तों इनके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। बात करते हैं हिपेटोलॉजी की। दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में लीवर, और लीवर को ही कहा जाता है दोस्तों यकृत, लीवर को ही क्या कहा जाता है? यकृत। और दोस्तों यकृत को ही कहा जाता है जिगर। क्या कहा जाता है? जिगर। विज्ञान की जिस शाखा में लीवर, यकृत, जिगर का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी। विज्ञान के जिस शाखा में लीवर, यकृत या जिगर का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों हिपेटोलॉजी। बात क्लियर है? क्वेश्चन तो स्पष्ट रूप से दिख रहा ही है आपको कि विज्ञान की जिस शाखा में ब्लड का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों हिमेटोलॉजी, जो कि हमारा राइट आंसर था। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं हम न्यूरोलॉजी की। दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की जिस शाखा में तंत्रिका तंत्र, या फिर मैं बात करूं न्यूरॉन की, तो विज्ञान की जिस शाखा में तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। बात क्लियर है? विज्ञान की जिस शाखा में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है दोस्तों? अब चलते हैं आगे। अपना जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है कार्डियोलॉजी। क्या है? कार्डियोलॉजी। विज्ञान की जिस शाखा में हृदय का, किसका दोस्तों? हृदय का। विज्ञान की जिस शाखा में हृदय का अध्ययन किया जाता है दोस्तों उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों अब तक मैंने आपको 5 क्वेश्चन क्लियर करवा दिए। पहला क्वेश्चन था ब्लड क्या है? आपका आंसर था ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक था। क्या था? तरल संयोजी ऊतक। दोस्तों तरल क्यों है? क्योंकि हमारा जो ब्लड है द्रवावस्था में पाया जाता है। संयोजी क्यों है? क्योंकि दोस्तों हमारा जो ब्लड है वो शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर रखता है। ऊतक क्यों है? क्योंकि दोस्तों कोशिकाओं के समूह से मिलकर के ऊतक बना होता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन था ब्लड क्या है। सेकंड क्वेश्चन था ब्लड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो आपका आंसर था ब्लड का अध्ययन विज्ञान की हीमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। और दोस्तों लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है हिपेटोलॉजी। और विज्ञान की जिस शाखा में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। और विज्ञान की जिस शाखा में हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजी। दोस्तों कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे तो आपने देखा होगा कोई हृदय से संबंधित कोई, जैसे कि हृदय से संबंधित कोई डॉक्टर है तो उसके रूम के आगे लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि दोस्तों वो हृदय के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, हृदय का डॉक्टर है। इसलिए दोस्तों जो हृदय के बारे में जो अध्ययन करके जो बैठा है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हृदय के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। बात आपके समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? मैं आपसे ही पूछता हूँ तो आप कहोगे कि 5 से 6 लीटर होती है। ठीक है भाई, 5 से 6 लीटर होती है, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाता कि 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर और 7 लीटर, तब आपका आंसर क्या था? मैं पूछता हूं आपसे कि क्वेश्चन यही है कि एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? और ऑप्शन है 4 लीटर,
5 लीटर, 6 लीटर और 7 लीटर। आपने जो पढ़ा है वो 5 से 6 लीटर पढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे कैसे छपा हुआ है कि 5 से 6 लीटर एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा होती है। और दोस्तों यही नहीं, विज्ञान में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे, बहुत सारे ऐसी मात्रा आएगी जो आपको 2 पार्टों में डिवाइड हुई मिलेगी। जैसे कि एक क्वेश्चन है, अभी मैं आगे बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि जो आरबीसी की मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो आरबीसी की मात्रा होती है 50 से 55 लाख प्रति mm³। उसमें भी 2 पार्ट है, 50 और 55। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहाँ ये है कि एक सामान्य व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है। आंसर आपके सामने है कि 5 से 6 लीटर होती है, आपको ये याद है। लेकिन ऑप्शन में है दोस्तों 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर और 7 लीटर। आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। इस कंडीशन में हर हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो छोटा मात्रा होती है दोस्तों, छोटी मात्रा होती है, जो न्यूनतम मान होता है, अपन को वही आंसर देना है। बात क्लियर है। तो एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है दोस्तों वो कितनी होती है। ऑप्शन के अनुसार ऐसे तो 5 से 6 लीटर होती है, लेकिन दोस्तों जब ऑप्शन में 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर और 7 लीटर हो, उस समय आपको जो राइट आंसर देना है वो देना है इस ऑप्शन के अनुसार 5 लीटर। बात क्लियर है। बिल्कुल। अब बात आती है दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर कोई व्यक्ति 200 किलो का है या फिर 300 किलो का है, तो मेरे भाई इन दोनों व्यक्तियों में ब्लड की मात्रा कितनी होगी। पहला क्वेश्चन पूछा मैंने कि 200 किलो का एक व्यक्ति है, उसमें ब्लड की मात्रा कितनी है। तो आप ये थोड़ी ना कहोगे कि 5 से 6 लीटर है। उसके अलावा मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि 3 किलोग्राम का एक व्यक्ति है, 3 किलो का एक व्यक्ति है, उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होगी। तो 3 किलो का व्यक्ति है, उसमें 5 से 6 लीटर थोड़ी ना होगी। दोस्तों इस बात को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य व्यक्ति। दोस्तों आप विज्ञान पढ़ तो रहे हो, लेकिन ये नॉर्मल एक शब्द है, एक नॉर्मल शब्द है सामान्य व्यक्ति। ये सामान्य व्यक्ति आपको विज्ञान में बहुत बार सुनने को मिलेगा। इस सामान्य व्यक्ति का मतलब क्या होता है दोस्तों। इस सामान्य व्यक्ति का मतलब होता है कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और उस व्यक्ति का जो भार है, जो वजन है, वो होना चाहिए दोस्तों 60 से 70 किलोग्राम। बात क्लियर है। यह है सामान्य एक व्यक्ति। क्यों, वह शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना चाहिए, उसका भार लगभग 60 से 70 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए। यह है सामान्य व्यक्ति। अब बात आती है दोस्तों, मैंने बताया अभी आपको कि 200 किलो का जो व्यक्ति है उसमें कितना रहेगा, 300 किलो का जो व्यक्ति है उसमें कितना रहेगा, और एक था 3 किलो का व्यक्ति है उसमें कितना रहेगा। दोस्तों अब ब्लड की बात की जाए तो जो हमारा जो ब्लड होता है वो होता है कुल भार का 7% होता है। हमारे शरीर के कुल भार का ब्लड है वो 7% होता है। कितना प्रतिशत होता है दोस्तों, 7% होता है। बात क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि 200 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, बात क्लियर है दोस्तों, 200 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, उसमें रक्त की मात्रा, ब्लड की मात्रा कितनी होगी। तो 200 का अगर मैं 7% करता हूं, अगर मैं 200 का 7% करता हूं दोस्तों, अगर मैं 200 का 7% करता हूं, तो आप दोस्तों प्रतिशत निकालना तो जानते होंगे, इसका आएगा 14 लीटर। तो इसमें जो ब्लड की मात्रा होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 14 लीटर होगी। बात क्लियर है दोस्तों। जी हाँ। अब बात की थी दोस्तों मैंने 300 किलोग्राम का। अगर कोई व्यक्ति 300 किलोग्राम का है, उसमें ब्लड की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी। तो कुल वजन का 7% होता है ब्लड। अगर 300 का 7% करता हूँ मैं दोस्तों, तो कितना आएगा, 21 लीटर आएगा। बात फिक्स है, 21 लीटर। लेकिन दोस्तों एक एसएससी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, वो क्वेश्चन है कि जो नवजात शिशु होता है, जो नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु में
जो ब्लड होता है, इस ब्लड की मात्रा कितनी होती है? ब्लड की मात्रा कितनी होती है? नवजात शिशु में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, जो नवजात शिशु का ब्लड की मात्रा ज्ञात होने से पहले आपको यह अनुमान होना जरूरी है कि नवजात शिशु में बाहर कितना होता है। नवजात शिशु में जो बाहर होता है, विज्ञान के अनुसार वो होता है लगभग 3 किलोग्राम। और 3 किलोग्राम का अगर मैं 7% निकालूँ तो दोस्तों वो आता है 0.21। 0.21 कितना आता है? 0.21 लीटर आता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो नवजात शिशु होता है उसमें जो ब्लड की मात्रा होती है वो होती है 0.21 लीटर। बात क्लियर है? आपको क्वेश्चन समझ में आया? दोस्तों मैंने आपको अब तक 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बता दिए होंगे। यह बात फिक्स हो गई आपको कि एक सामान्य व्यक्ति में जो ब्लड की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और दोस्तों कुल व्यक्ति के कुल भार का, शरीर के कुल भार का ब्लड होता है वो 7% होता है। कल मैंने आपको टेस्ट सीरीज पढ़ाई थी दोस्तों। कल मैंने पहला टेस्ट था हमारा, हर शाम 7 बजे, अगर आपको पता नहीं है तो हर शाम 7 बजे हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको साइंस का एक बहुत ही जानदार शानदार टेस्ट मिलेगा। उसमें दोस्तों मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था कि मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत मात्रा में होता है। जो जल होता है वो कितने प्रतिशत मात्रा में होता है। दोस्तों बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, आज भी होते हैं दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कितना प्रतिशत होता है, तो जो जल होता है मानव शरीर में वो लगभग 65% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 65% होता है। अगर दोस्तों ऐसे ही आपको और क्वेश्चन जानने हैं तो पहले जाओ टेस्ट देख सकते हो आप, आज शाम 7 बजे भी आएगा, जरूर लेना दोस्तों। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई। अगर 300 ग्राम का व्यक्ति है तो उसका 7% निकाल दो, आपको आ जाएगा कि उस व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि ब्लड से संबंधित है। दोस्तों सामान्यतः आपसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का पीएच मान क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पीएच होता क्या है, ठीक है। अगर पीएच के बारे में नहीं पता और आपने रट रखा है तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना है, तो आप सबको पता होगा कि 7.4 ब्लड का पीएच मान होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से ना आकर के, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान पुलिस का है। किसका है? राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन था दोस्तों, ब्लड की प्रकृति कैसी होती है? दुर्बल अम्लीय होती है, प्रबल अम्लीय होती है, दुर्बल क्षारीय होती है, या फिर प्रबल क्षारीय होती है। ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ब्लड की प्रकृति होती कैसी है। अब बहुत सारे लोगों को पता तो था कि भाई क्षारीय होती है, लेकिन कौन सी होती है क्षारीय? क्षारीय को भी 2 पार्टों में विभक्त किया हुआ है, एक है प्रबल और एक है दुर्बल। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करवाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, वो देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पीएच स्केल। दोस्तों पीएच स्केल की खोज 1909 में एक सोरेनसन नामक का एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। दोस्तों इस पीएच स्केल में उन्होंने बताया था कि अगर किसी विलयन का मान 0 से लेकर के 6.9 या 7 तक है, एक मिनट, अगर किसी विलयन का 0 से लेकर के 7 तक और 7 से लेकर के 14 तक, एक मिनट रुकना, अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेकर के 6.9 तक है, 0 से लेकर के 7 के बीच में है, तो वो तो होगा अम्लीय प्रकृति का, वो तो होगा अम्लीय प्रकृति का। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से लेकर के 14 के बीच में, 7 नहीं दोस्तों, 7 से लेकर के 14 के बीच में है, तो वो होगा क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। सोरेंस नामक एक वैज्ञानिक ने 0 से लेकर के 14 तक एक स्केल तैयार किया था। उसमें उसने बताया था कि किसी विलयन का मान 0 से लेकर के 7 के बीच में है तो वह अम्लीय विलयन होगा, उसका जो विलयन होगा वो अम्लीय होगा, और 7 से लेकर के 14 तक है तो उसका मान उस विलयन का जो पीएच मान है वो क्षारीय होगा। लेकिन दोस्तों अगर 7 आ जाता है, उस विलयन का पीएच मान 7 आ जाता है, तो वो होता है उदासीन। वो क्या होता है दोस्तों? उदासीन होता है। वो क्या होता है? उदासीन होता है। अब दोस्तों अम्लीय को भी 2 पार्टों में बांटा गया था।
अम्लीय को कितने पार्टों में बांटा गया था? 2 पार्टों में। दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान, अम्लीय जो मान होता है वो होता है 0 से लेकर के 6.9 तक, क्योंकि 7 तो फिर उदासीन आ जाता है, और फिर 7.1 से लेकर के 14 तक होता है वो क्षारीय होता है। 0 से लेकर के 6 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। अब बात की जाए दोस्तों 0 से लेकर के 3.5 की, दोस्तों ये जो मान है यह है परबल अम्लीय। ये क्या है? परबल अम्लीय। और 3.5 से लेकर के दोस्तों 6.9 तक होता है, ये होता है दुर्बल अम्लीय। बात क्लियर है? 0 से लेकर के 3.5 तक जो मान होता है वो परबल अम्लीय होता है, और 3.5 से लेकर के 6.9 तक होता है वो दुर्बल अम्लीय होता है। बात क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 7 की। तो 7 मैंने आपको बताया था कि 7 होता है दोस्तों वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, बात क्लियर है? 7 के आगे मैंने बताया था दोस्तों कि 7.1 से लेकर के 10.5 तक जो मान होता है दोस्तों वो होता है दुर्बल क्षारीय। वो क्या होता है दोस्तों? दुर्बल क्षारीय होता है। और दोस्तों ब्लड का जो पीएच मान है वो होता है 7.4। तो दोस्तों मैंने ऑप्शन में दिया हुआ था दुर्बल अम्लीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, दुर्प्रबल क्षारीय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दुर्बल क्षारीय। बात क्लियर हो गई दोस्तों आपको? ब्लड का पीएच मान मैंने बताया था कि 7.4 होता है, लेकिन उसने आपने प्रकृति पूछी थी ब्लड की कि ब्लड की प्रकृति कैसी है। तो दोस्तों दुर्बल अम्लीय थी, प्रबल अम्लीय थी, दुर्बल क्षारीय थी, प्रबल क्षारीय थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों दुर्बल क्षारीय थी। कैसी थी दोस्तों? दुर्बल क्षारीय थी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बहुत ही अच्छे से बता दिया कि 7.1 से लेकर के 10.5 तक होता है वो दुर्बल क्षारीय होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। 10.5 से लेकर के 14 तक जो होता है दोस्तों वो होता है प्रबल क्षारीय। वो क्या होता है दोस्तों? प्रबल क्षारीय। दोस्तों क्षारीय को भी 2 पार्टों में बांटा है, प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय। अम्ल को भी दोस्तों 2 पार्टों में बांटा है, दुर्बल क्षारीय और प्रबल क्षारीय। ठीक है दोस्तों। और पीएच स्केल की खोज किसने की थी दोस्तों? सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1909 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार और बता दूं कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, और जो इसकी प्रकृति कैसी है दोस्तों वो है दुर्बल क्षारीय। क्यों होता है दोस्तों दुर्बल क्षारीय? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया था। 0 से लेकर के 3.5 तक होता है दोस्तों अम्लीय, प्रबल अम्लीय। 3.5 से लेकर के 6.9 तक होता है दोस्तों दुर्बल अम्लीय। 7 पर होता है उदासीन, और 7.1 से लेकर के 10.5 तक होता है दुर्बल क्षारीय, जो कि 7.4 इसी मान में आ रहा है। इस कारण दोस्तों जो ब्लड का जो प्रकृति है वो दुर्बल क्षारीय है। 10.5 से लेकर के 14 तक आता है दोस्तों प्रबल क्षारीय। ये थी दोस्तों आज की कहानी। दोस्तों नेक्स्ट बातें अपन कल पढ़ेंगे। कल हम ब्लड की संरचना पढ़ेंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।